Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चों हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने यूनिट 1 स्टार्ट करी थी, जिसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन हम लोगों ने उसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा हमारे पास में सबसे फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। देखो गुड्स को यहाँ पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास में फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कौन से? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। वहीं सेकंड कैटेगरी है हमारे पास में कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। देखो कंजम्पशन गुड्स का दूसरा नाम है कंज्यूमर गुड्स। क्या कहते हैं इन्हें? कंज्यूमर गुड्स। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। देखो फाइनल गुड्स नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे गुड्स जो पूरी तरह से बनके तैयार हैं, फाइनल हैं, जिन पर पूरी तरह से प्रोडक्शन हो चुका है, अब इनमें और कोई प्रोडक्शन होना नहीं रहता, बस यूजर आए और इन गुड्स को खरीद ले, उन गुड्स को हम क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स। मैं गई एक शॉप के अंदर एक सोफा सेट खरीद के लिए आई, तो वो सोफा सेट क्या था? फाइनल गुड था। ऐसा गुड जो पूरी तरह से बनके रेडी है, बस यूजर आए और उन्हें खरीद ले। तो फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स, फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। मतलब इन पर पूरी तरह से प्रोडक्शन हो चुका है, अब इन पर और प्रोडक्शन होना नहीं रहता। एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, और ये पूरी तरह से तैयार हैं कि बस इनका फाइनल यूजर आए और इन्हें खरीद ले। क्लियर है? तो फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जिन पर पूरा प्रोडक्शन हो चुका है, अब और कोई प्रोडक्शन होना नहीं रहता, बस फाइनल यूजर आए और इन्हें आके खरीद ले। क्लियर है? अब बच्चा यहाँ पर एक चीज देखो, जो इनका फाइनल यूजर है वो कंज्यूमर भी हो सकता है। भाई फाइनल गुड को खरीदने वाला जो यूजर है वो एक कंज्यूमर भी हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम इनका यूजर एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है। देखो मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं फाइनल गुड खरीदने गई ब्रेड, मैं फाइनल गुड खरीदने गई शूज, मैं फाइनल गुड खरीदने गई क्लोथ्स। तो बेटा मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं फाइनल गुड्स खरीद रही हूं। क्यों खरीद रही हूं? मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर है? तो जब इन्हीं फाइनल गुड्स को एक कंज्यूमर खरीदता है, तब इन्हीं फाइनल गुड्स को बोला जाता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स। क्या कहते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। वहीं मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैंने एक फाइनल गुड खरीदा जो कि क्या है? एक मशीन है। मैंने ये फाइनल गुड खरीदा मशीन, ताकि मैं फर्दर प्रोडक्शन कर सकूं। तो जब इन्हीं फाइनल गुड को एक प्रोड्यूसर खरीदता है, तब इन्हीं फाइनल गुड्स को बोला जाता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये बात समझ में आई कि फाइनल गुड्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। अगर फाइनल गुड को कोई कंज्यूमर खरीदता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड। वहीं अगर फाइनल गुड को कोई प्रोड्यूसर खरीदता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? फाइनल प्रोड्यूसर गुड। अब डेफिनेशन देखो, दीज गुड्स आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। भाई फाइनल गुड्स हैं तो रेडी फॉर यूज तो होंगे ही, ये गुड्स रेडी फॉर यूज हैं कि भाई फाइनल यूजर आए और इन्हें खरीद ले। एंड कंज्यूमर्स आर देयर फाइनल यूजर्स, और इनका फाइनल यूजर कौन है? कंज्यूमर है। कंज्यूमर इन्हें खरीदता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कंज्यूमर ने ब्रेड खरीदी, क्लोथ खरीदे, शूज खरीदे, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर है? वहीं यहाँ पर क्या है? दीज गुड्स आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ये गुड्स भी रेडी फॉर यूज है। भाई फाइनल गुड है तो रेडी फॉर यूज है कि फाइनल यूजर आए और इन्हें खरीद ले। एंड प्रोड्यूसर्स आर देयर फाइनल यूजर्स, बट इन गुड्स के जो फाइनल यूजर्स हैं वो कौन है? प्रोड्यूसर्स हैं। जैसे एक प्रोड्यूसर ने हार्वेस्टर खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा, मशीनरी खरीदी, ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके, तो वो गुड्स क्या कहलाएंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्लियर है? ऐसे गुड्स जो पूरी तरह से बनके तैयार हैं, जिन पर पूरा प्रोडक्शन हो चुका है और कोई वैल्यू ऐड होनी नहीं रहती, बस यूजर आए और इन्हें खरीद ले। अगर इनको खरीदने वाला यूजर कंज्यूमर है, तो इन्हीं फाइनल गुड्स को हम बोलेंगे फाइनल कंज्यूमर गुड। अगर इन्हें खरीदने वाला यूजर एक प्रोड्यूसर है, तो इन्हीं फाइनल गुड्स को हम बोलेंगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब सेकेंड है हमारे पास में इंटरमीडिएट गुड्स। कौन से गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स। बच्चा मैं एक शॉप से चेयर लाने गई, तो ये चेयर क्या है? फाइनल गुड है। क्या है ये चेयर? एक फाइनल गुड है। बट इस चेयर को बनाने के लिए प्रोड्यूसर ने क्या क्या यूज करा होगा? वुड यूज की होगी, फेविकॉल यूज करा होगा, कील वगैरह जैसे हम नेल्स बोलते हैं वो यूज किए होंगे। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करा है। मतलब इन पर प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है और प्रोडक्शन होना है। भाई वुड जो है वो रेडी टू सेल नहीं है, वुड पर और प्रोडक्शन होगा तभी तो वो चेयर बनेगी, एक फाइनल गुड बनेगा।
रहेगा? वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स, इन गुड्स में अभी और वैल्यू ऐड होनी रहती है, तब जाके कंज्यूमर इन्हें खरीदेगा। विच आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, अभी ये तैयार नहीं है कि फाइनल यूजर आए और इन्हें खरीद ले। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बेकरी के अंदर गई, वहां पर जो केक है वो क्या है? फाइनल गुड है, बट इसी केक को बनाने के लिए जो शुगर यूज करी जा रही थी वो शुगर क्या थी? इंटरमीडिएट गुड। क्लियर है? तो वो गुड्स जो पूरी तरह से बन के रेडी हैं वो फाइनल गुड्स होते हैं, बट फाइनल गुड्स को बनाने के लिए जो एक्चुअली रॉ मटेरियल काम में आ रहा है वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बच्चों यहां से आपके पास में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड। बेटा एक सेम गुड फाइनल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। देखो मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल शुगर, तो बेटा शुगर जो है वो फाइनल गुड भी हो सकता है और वही शुगर जो है वो इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, एक ही गुड फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज, ये उस गुड के एंड यूज पर डिपेंड करता है कि वो एग्जैक्टली लास्ट में किस चीज के काम में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ शुगर अगर एक हाउस होल्ड यूज करे, अगर एक कंज्यूमर शुगर को यूज करे अपने घर में चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, स्वीट्स बनाने के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो शुगर क्या है? फाइनल गुड है। क्या है वो शुगर? फाइनल गुड। वहीं अगर ये शुगर बेकरी में यूज आ रही है चॉकलेट्स बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए, तो बेटा वहां पर फाइनल गुड क्या है? चॉकलेट्स और केक्स। शुगर क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड। क्लियर है? तो शुगर यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड्स इज अ फाइनल गुड। अगर हाउसहोल्ड शुगर को यूज कर रहे हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हम लोग शुगर को यूज कर रहे हैं टी, कॉफी, स्वीट्स बनाने के लिए, हमारे खुद के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो शुगर क्या है? हमारे लिए फाइनल गुड। क्लियर है? बट वही शुगर अगर चॉकलेट्स बनाने के लिए प्रोड्यूसर काम में ले रहे हैं, तो बेटा प्रोड्यूसर का जो फाइनल गुड है वो क्या है? चॉकलेट है। चॉकलेट बनाने के लिए वो शुगर जो काम में ले रहे हैं वो वहां पर क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड है, एक रॉ मटेरियल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एक ही गुड फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये उसके एंड यूज पर डिपेंड करता है कि वो एग्जैक्टली किस काम में आ रहा है। क्लियर है यहां तक का? अब अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। देखो टॉपिक समझ में आ गया, डिफरेंस आप बहुत आराम से लिख सकते हो। इंटरमीडिएट गुड्स, दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बेटा इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं? जो अभी तक प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर हैं, इनमें और प्रोडक्शन होना रहता है और वैल्यू ऐड होनी है। दीज गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, ये गुड्स अभी रेडी नहीं है कि फाइनल यूजर आए और उसे बेच दे, इनमें और प्रोडक्शन होना बाकी है। वहीं फाइनल गुड्स कौन से गुड्स हैं? दीज गुड्स हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ये गुड्स प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। These goods are ready for use by their final user, ये पूरी तरह से तैयार है कि फाइनल यूजर आए और इन्हें खरीद ले, रेडी फॉर यूज है। क्लियर है? वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स, भाई इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इन्होंने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करा है, तो इनमें और वैल्यू ऐड होनी बाकी है। वहीं फाइनल गुड्स हैं, पूरी तरह से बन के रेडी हैं, तो वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, इन पर पूरी तरह से प्रोडक्शन हो चुका है। दीज गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। बेटा इंटरमीडिएट गुड्स एज अ रॉ मटेरियल यूज करे जाते हैं ताकि इनसे फर्दर प्रोडक्शन हो सके। जैसे यहाँ पर शुगर को एज अ रॉ मटेरियल यूज करा था चॉकलेट्स बनाने के लिए, जबकि फाइनल गुड क्या था? चॉकलेट था। जबकि फाइनल गुड्स आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, फाइनल गुड्स को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज नहीं करते फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ये फाइनल गुड्स हैं जो अल्टीमेटली एक यूजर खरीदेगा। देखो इंटरमीडिएट गुड्स पर जो खर्चा किया जाता है उसे बोला जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, याद रखना आगे प्रैक्टिकल में काम में आएगा। जबकि फाइनल गुड्स पर जो खर्चा किया जाता है उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? फाइनल एक्सपेंडिचर। इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वहीं फाइनल गुड्स पे जो खर्चा किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? फाइनल एक्सपेंडिचर। दीज गुड्स में बी रीसोल्ड फॉर प्रॉफिट, भाई इंटरमीडिएट गुड्स को रीसेल कर सकते हैं, दोबारा बेच सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, जबकि फाइनल गुड्स को रीसोल्ड नहीं करा जाता प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ये अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही बेचे जाते हैं। दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वहीं फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट
कैलकुलेट करेंगे तब हम सिर्फ और सिर्फ कौन से गुड्स को इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स को। बहुत ऑब्वियस सी बात है बच्चा, ये जो चॉकलेट बन के तैयार हुई है मार्केट में 100 रुपए की बिकती है, वहीं इसके अंदर जो शुगर ऐड हुई थी उसकी कीमत थी 10 रुपए। तो भाई इस चॉकलेट की कीमत के अंदर शुगर की कीमत ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यही रीजन है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर यूज नहीं किया जाता, वहीं फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर यूज किया जाता है। क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट? अब बच्चा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। देखो हम लोगों ने फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस कर ली, हमारे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। याद करो वहां पर हमारे पास में, देखो मैं दिखाती हूँ, सेकंड कैटेगरी थी कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो बच्चा सबसे पहले है कंजम्पशन गुड्स। देखो कंजम्पशन गुड्स का दूसरा नाम है कंज्यूमर गुड्स। देन सेकंड कैटेगरी हम लोग देखेंगे हमारे कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कंजम्पशन गुड्स। बेटा ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं, कौन यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं, उन गुड्स को बोला जाता है कंजम्पशन गुड्स। तो देखो बच्चा कंजम्पशन गुड्स को 4 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी ड्यूरेबल गुड्स, सेकेंड है हमारे पास में सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड फोर्थ इज नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, दीज गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। बच्चा ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो काफ़ी साल तक यूज़ में आते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है, इनकी जो प्राइस होती है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ टीवी, कार, एसी, वॉशिंग मशीन्स। बेटा इन गुड्स की जो वैल्यू है वो भी बहुत हाई है और ये बहुत साल तक यूज में आते हैं। इन्हीं गुड्स को क्या कहते हैं हम, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। सेकेंड है हमारे पास में सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। दीज गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। बेटा इनके मुकाबले में इन गुड्स की जो वैल्यू होती है और प्राइस जो होती है वो कम होती है और इन गुड्स को हम लोग 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा बहुत ज़्यादा मान लो 1.5-2 साल हम इन गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, कुछ सस्ता सा फर्नीचर, क्रॉकरी ले लो आप, कप वगैरह ले लो, ये सारी चीज़ें। तो ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जो सालों साल यूज़ में आते हैं, जैसे टीवी, एसी, कूलर, ये सब चीज़ें। वहीं सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स हैं जो 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ में आते हैं और इनकी वैल्यू कंपैरेटिवली इनसे कंपेयर करते हुए थोड़ी सी कम होती है। क्लियर है? थर्ड है भाई नॉन ड्यूरेबल गुड्स, चलते ही नहीं हैं, जिन्हें सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स भी बोला जाता है। बच्चा हर जगह मैंने और करके दूसरा नाम दिया है तो आपको दूसरा नाम भी पता होना जरूरी है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स को क्या कहते हैं, सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। These goods are used up in a single act of consumption। बेटा ऐसे गुड्स जो अगेन बार बार काम में ही नहीं आते, एक बार आपने यूज करा बस यूज करते ही खत्म। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेड लेकर आए, आपने ब्रेड खा ली, खत्म। आपने मिल्क लेकर आए, मिल्क कंज्यूम करा, खत्म। पेट्रोल गाड़ी में डलाया, पेट्रोल खत्म। टूथपेस्ट खत्म, आप बार बार यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप बोलोगे मैम टूथपेस्ट तो हम डेली यूज करते हैं। बच्चा जो एक क्वांटिटी आपने आज कंज्यूम कर ली वो तो खत्म हो गई ना, नेक्स्ट डे तो आप बची हुई क्वांटिटी यूज में लोगे। तो ऐसी चीजें जिन्हें आप एक बार ही यूज कर सकते हो, देखो एसी को डेली यूज करते हैं, क्लोथ्स को डेली यूज कर सकते हैं, बट इन चीजों को हम रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते। एक बार यूज कर लिया ये खत्म हो जाते हैं। तो दीज गुड्स आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। ऐसे गुड्स जो एक बार यूज करा, यूज करते ही खत्म हो गए, हम इन्हें बार बार यूज नहीं कर सकते, इसीलिए इन गुड्स को बोला जाता है सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स या फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट है हमारे पास में नॉन मटीरियल गुड्स और सर्विसेज। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कोई मटीरियल है ही नहीं यहाँ पर, मतलब हम सिर्फ किसकी बात करें, सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो दीज आर नॉन मटीरियल गुड्स, ये नॉन मटीरियल गुड्स हैं, यहाँ पर कोई चीज है ही नहीं। ये तो क्या है, सर्विसेज हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। भाई मुझे कोई इलनेस फील हो रही है, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर के पास में गई, डॉक्टर मुझे कोई चीज नहीं दे रहा, अपना एक ट्रीटमेंट दे रहा है, तो वो क्या है, सर्विस है। मैंने लॉयर की सर्विस ली, सीए की सर्विस ली, तो ये नॉन मटीरियल गुड्स है, ये हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, ये कोई चीजें नहीं है, बस ये ऐसे ही हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करी, इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्विसेज। तो ये हो गया हमारा कंजम्पशन गुड्स यानी कि कंज्यूमर गुड्स कंप्लीट। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास में सेकंड था कैपिटल गुड्स। देखो कंज्यूमर गुड्स कंप्लीट हो गया, ये है कैपिटल गुड।
कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। बेटा प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या यूज में लेता है, हमें पता है प्रोड्यूसर जो है वो रॉ मटेरियल यूज में लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ चेयर बनाने के लिए उसने वुड एज अ रॉ मटेरियल यूज करा, फेविकॉल एज ए रॉ मटेरियल यूज करा, नेल्स यानी कि कील वगैरह उसने एज अ रॉ मटेरियल यूज करी। वहीं वो साथ में मशीन्स भी यूज में लेता है कि नहीं लेता है भाई, लकड़ी को कट करने के लिए वो मशीन्स यूज में लेगा, बड़े बड़े काम करने के लिए वो मशीन्स यूज में लेता है। तो ये मशीन क्या है, उस प्रोड्यूसर का फिक्स्ड असेट है। क्या है उस प्रोड्यूसर का फिक्स्ड असेट, एक ऐसा असेट जिसे वो प्रोड्यूसर बार बार रिपीटेडली प्रोडक्शन के अंदर यूज करता है। तो कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर के फिक्स्ड असेट्स हैं जो प्रोड्यूसर मशीनरी वगैरह रखता है अपने पास में, लैंड रखता है, बड़ा सारा प्लांट लगा के रखता है ताकि उससे वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके। और ये चीजें ऐसी होती है जिनके दाम बहुत ज्यादा होते हैं और रिपीटेडली प्रोडक्शन के लिए सेवरल ईयर्स तक प्रोड्यूसर इन्हें यूज करता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर के कैपिटल गुड्स। These goods are repeatedly used in the process of production। ये गुड्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर रिपीटेडली यूज करता है, बार बार यूज करता है, एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर है। अब अगेन यहां से भी आपके पास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो बेटा इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप दो चीजें समझो, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। देखो प्रोड्यूसर जितने भी गुड्स यूज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ रॉ मटेरियल, प्रोड्यूसर यूज करता है, लैंड यूज करता है, मशीनरी यूज करता है। तो प्रोड्यूसर ये सारी चीजें यूज कर रहा है, प्रोड्यूसर जितनी भी चीजें यूज करता है उन्हें बोला जाता है प्रोड्यूसर गुड्स। वहीं इन प्रोड्यूसर गुड्स में से सिर्फ ऐसे गुड्स जो फिक्स्ड असेट्स हैं जैसे लैंड, मशीनरी, उन्हें बोला जाता है कैपिटल गुड्स, जो हम लोगों ने ऊपर देखा, प्लांट एंड मशीनरी। तो बेटा ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। भाई जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी में आ गए, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। देखो समझना, मैंने कहा मशीनरी, मशीनरी क्या है, एक कैपिटल गुड है, तो ये छोटा कॉन्सेप्ट है। वहीं अगर मैं कहती हूँ प्रोड्यूसर गुड्स, तो बेटा प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर ये मशीनरी भी आ गई, प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर ये रॉ मटेरियल भी आ गए। तो सारे के सारे कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी में आ गए, बट सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं आए, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर तो रॉ मटेरियल भी आ जाता है जो कि एक कैपिटल गुड नहीं है। तो प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर तो वो सारे ही गुड्स आ जाते हैं जो प्रोडक्शन के लिए काम में आ रहे हैं, जैसे गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल, ये तो कैपिटल गुड नहीं था बट प्रोड्यूसर गुड है, लाइक वुड्स एंड नेल्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर। सेकेंड है गुड्स यूज्ड एज फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। फिक्स्ड असेट्स भी प्रोड्यूसर गुड्स में आ गए, जैसे कि मशीनरी, जैसे मैंने बताया प्रोड्यूसर गुड्स में मशीनरी भी आती है, लैंड भी आता है और रॉ मटेरियल भी आता है। सो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये सारे के सारे जो कैपिटल गुड्स थे, ये जो मशीनरी वगैरह थी, ये प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर आ गए। बट कैपिटल गुड्स इंक्लूड ओनली फिक्स्ड असेट्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। बल्कि कैपिटल गुड्स के अंदर सिर्फ फिक्स्ड असेट्स ही इंक्लूड होते हैं, रॉ मटेरियल इंक्लूड नहीं होता। यहाँ पे लिखा है देखो, इट डज नॉट इंक्लूड रॉ मटेरियल, सो ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसीलिए सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो बच्चा हम लोगों ने दोनों हमारी कैटेगरीज डिस्कस कर ली, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फिर हम लोगों ने देखा हमारे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब डिफरेंस है हमारे पास में कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में। देखो कंजम्पशन गुड्स का दूसरा नाम क्या था, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस है, दीज गुड्स आर यूज्ड बाय हाउसहोल्ड्स फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। भाई कंज्यूमर गुड्स को डायरेक्टली कौन यूज करता है? हाउस होल्ड सेक्टर यूज करता है, ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था ड्यूरेबल गुड्स के अंदर टीवी, सेमी ड्यूरेबल गुड्स के अंदर हम लोगों ने देखा था क्लोथ्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर हम लोगों ने देखा था मिल्क, वहीं सर्विसेज में हम लोगों ने देखा था डॉक्टर, लॉयर की सर्विसेज। तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली हाउस होल्ड्स कंज्यूम करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वहीं कैपिटल गुड्स हैं वो गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज करता है ताकि वो इनसे फर्दर प्रोडक्शन कर सके। फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स में आगे प्लांट एंड मशीनरी, ये प्रोड्यूसर यूज करता है ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके। क्लियर है?
सेकेंड डिफरेंस है दीज गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। बेटा ये जो गुड्स हैं ये कंज्यूमर यूज कर रहा है ताकि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सके, तो ये गुड्स डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स, कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। वहीं ये गुड्स जो हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करते। दीज गुड्स डू नॉट डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इनसे फर्दर प्रोडक्शन होता है और वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है। थर्ड है एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन गुड्स पे जो खर्चा किया जा रहा है, कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स पे जो खर्चा किया जा रहा है उसे बोला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वहीं कैपिटल गुड्स पर जो खर्चा किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फोर्थ है कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स इंक्रीजेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई अगर हम अच्छे से हमारे लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा फर्नीचर यूज करेंगे, अच्छी चीजें कंज्यूम करेंगे, तो हमारी लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज होगी, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करेगा। तो कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स इंक्रीजेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। वहीं कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स लीड्स टू हायर जीडीपी। वहीं अगर प्रोड्यूसर ज्यादा मशीनरी यूज करेगा, ज्यादा अच्छा प्लांट यूज करेगा, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी और उसकी वजह से कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा। तो बच्चा ये हम लोगों ने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हमारे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। देन सेकंड थे कंज्यूमर गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स यानी कि कैपिटल गुड्स। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कंप्लीट हुआ। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बच्चा अभी हम लोगों ने देखा था कंजम्पशन गुड्स पर जो खर्चा किया जाता है, कंजम्पशन गुड्स यानी कि कंज्यूमर गुड्स पे जो खर्चा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कभी अगर आपको प्रैक्टिकली निकालना हो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो आप इसमें तीन चीजें लोगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड सेक्टर जितना भी खर्चा कर रहा है, ब्रेड बटर टी कॉफी किसी भी चीज पर, वो क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड। सेकेंड है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। बच्चा गवर्नमेंट भी बहुत सारा खर्चा करती है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें खरीदती है ताकि वो गरीबों को सप्लाई कर सके, उससे और फर्दर प्रोडक्शन कर सके, रोड्स वगैरह बनवा सके, गरीबों को मेडिसिन सप्लाई कर सके, फूड ग्रेन सप्लाई कर सके। तो सेकेंड हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। एंड थर्ड इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। बेटा नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जैसे एनजीओ वगैरह, टेम्पल्स वगैरह, मॉस्क वगैरह, ये भी बहुत सारा खर्चा करते हैं दान देने के लिए, चैरिटी के लिए। तो कभी अगर आपके पास में आता है कि आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है तो इसमें आप तीन चीजें लिखोगे, हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा प्लस गवर्नमेंट का खर्चा प्लस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस का खर्चा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपका एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया। दो टॉपिक्स हम लोगों ने तैयार कर ली, हमारा सेकंड टॉपिक था। थर्ड है हमारे पास में इन्वेस्टमेंट। बच्चा मैं कहती हूँ साल के शुरुआत के अंदर मेरे बिजनेस के अंदर 10 लाख का टोटल कैपिटल है, ठीक है, 10 लाख रुपीस मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं साल के शुरुआत के अंदर। मैं 1 अप्रैल की बात कर रही हूँ। वहीं जब 31 मार्च की मैं बात करती हूँ साल के एंड में, तो बच्चा मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है 12 लाख रुपीस की। तो बच्चा इस साल मैंने टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट करी? 12 लाख माइनस 10 लाख, ये 2 लाख क्या है? मेरा खर्चा है जो इस साल मैंने करा, मेरी इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा भाई बिजनेस के शुरुआत के अंदर, साल के शुरुआत के अंदर मेरे बिजनेस के अंदर टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपीस की। वहीं साल के एंड में मेरे बिजनेस के अंदर टोटल कैपिटल है 12 लाख की। तो बच्चा इस साल मतलब मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी, कितनी कैपिटल मेरी इंक्रीज हो गई? 12 लाख माइनस 10 लाख, ये 2 लाख क्या है मेरी इस साल की इन्वेस्टमेंट। तो वही इन्वेस्टमेंट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। हमारे स्टॉक ऑफ कैपिटल में कितना इंक्रीज आया उसी को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। ये 2 लाख मैंने क्या करी? इन्वेस्टमेंट। अब बच्चा ये जो इन्वेस्टमेंट है ये प्लांट एंड मशीनरी पर भी कर सकते हैं, लैंड पर भी कर सकते हैं, रॉ मटेरियल पर भी कर सकते हैं, किसी भी चीज पर कर सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस और ग्रो करे, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंक्रीज हो, हम और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, जब आप चैप्टर 4 करोगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, वहां पर ये वर्ड आएगा कैपिटल फॉर्मेशन। ये वर्ड देखते ही समझ जाना कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट को। तो इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। हमारे स्टॉक ऑफ कैपिटल में कितना इंक्रीज आया? 10 लाख से 12 लाख कैपिटल हो गई तो कितना इंक्रीज आया? 2 लाख का। ये 2 लाख क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इसका दूसरा नाम क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन।
अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन्वेस्टमेंट्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट कैटेगरी है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, वहीं सेकंड कैटेगरी है हमारे पास में इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अगर मैं कहती हूँ मैंने नया प्लांट लगवा लिया, नई मशीनरी खरीद ली, नया लैंड खरीद लिया, तो अगर इस तरह से मोटा खर्चा एक बिजनेसमैन करता है, कैपिटल असेट्स पर अगर एक खर्चा करता है, बड़े बड़े असेट्स पे जिनकी वैल्यू ज्यादा है, उस इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? वहीं उसने खर्चा करा रॉ मटेरियल पर, डे टू डे खर्चों के लिए अगर वो खर्चा कर रहा है, मैं लिख देती हूँ, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए अगर एक प्रोड्यूसर खर्चा कर रहा है, उसे बोला जाता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। वन बाय वन देखो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स। जब वही फिक्स्ड असेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे प्लांट इंक्रीज हो गया, मशीनरी इंक्रीज हो गई, हमने लैंड एक्स्ट्रा खरीद लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसका फायदा क्या होगा? रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। भाई नई मशीनरी आपने लगवाई है, नया लैंड खरीद लिया, नया प्लांट इंस्टॉल करवाया है, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और कंट्री का जीडीपी भी बढ़ेगा। क्लियर है? वहीं सेकंड है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हमारे फिनिश्ड गुड्स इंक्रीज हो गए। सेमी फिनिश्ड गुड्स वो गुड्स हैं जिन पर अभी काम चल रहा है, ये रॉ मटेरियल भी नहीं है, फिनिश्ड गुड्स भी नहीं है, बीच के हैं। भाई मैं कहती हूँ हमारा फिनिश्ड गुड है चेयर, ठीक है, उसके लिए रॉ मटेरियल लेकर आए वुड। भाई उस वुड का जो स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, उससे चेयर का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, तो उसे हम बोलेंगे सेमी फिनिश्ड गुड। तो ये वुड क्या है हमारे पास में? रॉ मटेरियल है। उससे जब पूरी तरह से चेयर बन गई, वो क्या है? फिनिश्ड गुड। और वुड पर काम हो गया बट वो पूरी तरह से चेयर बन के रेडी नहीं है, तब हम उसे क्या कहेंगे? सेमी फिनिश्ड गुड। तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड गुड और रॉ मटेरियल। इन सब में अगर इन्वेस्टमेंट करी जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के भी फायदे हैं। अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर्स। भाई अगर रॉ मटेरियल की अच्छी सप्लाई रहेगी, इन चीजों में अगर पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो बेटा अनइंटरप्टेड सप्लाई रहेगी, प्रोड्यूसर के पास में रॉ मटेरियल इनपुट्स फटाफट से आते जाएंगे और प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता रहेगा। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बच्चा, डेप्रीशिएशन। देखो बताती हूँ, आज आपने एक कार खरीदी बच्चा, जब आज आपने एक कार खरीदी तो उस कार की कीमत है 5 लाख रुपीस, ठीक है। आज आपने 2022 के अंदर कार खरीदी। अब बच्चा अगर मैं बोलूँ 2027, तो मुझे बताओ 2027 के अंदर भी उस कार की कीमत ₹5 लाख ही होगी क्या? डेफिनेटली नहीं होगी। उस कार की कीमत कितनी होगी? क्या दो 2.5 लाख, ठीक है। तो बेटा अगर हम किसी असेट को कंटिन्यूअसली यूज करते जाते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डेप्रीशिएशन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट की वैल्यू का डिक्रीज होना, फिक्स्ड असेट की वैल्यू में डिक्रीज आना। क्यों? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड डियर। डेली यूज करें इस वजह से वो घिसती चली जाती है, तो इसे बोलते हैं ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड डियर। एक्सीडेंटल डैमेजेस, भाई एक्सीडेंट हो गया, कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो वो असेट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इसकी वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, भाई वो टेक्नोलॉजी ही पुरानी हो गई, वो टेक्नोलॉजी ही आउटडेटेड हो गई, अब मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी से वो चीज़ बनने लगी है, तो अपने आप ही पुरानी वाली चीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जैसे पुराने वाले मोबाइल फोन्स, कीपैड वाले मोबाइल फोन, आजकल नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से फोन आ रहे हैं, टच पैड्स आ रहे हैं, तो बेटा जो पुराने वाले थे वो टेक्नोलॉजी क्या हो गई? ऑब्सोलीट हो गई, तो अपने आप उनकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो डेप्रीशिएशन क्या है? अगर हम किसी फिक्स्ड असेट को यूज करते जाते हैं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, और इसी वैल्यू डिक्रीज होने को कहा जाता है डेप्रीशिएशन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। Depreciation is also called consumption of fixed capital. Again very important thing, याद रखना जब फोर्थ चैप्टर कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, वहां पर आएगा डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या है डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? अब बच्चा इसी के साथ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा देती हूँ। कभी अगर एग्जाम में नेट इन्वेस्टमेंट पूछा है और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको पता है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रीशिएशन माइनस कर देना, आपको नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर नेट निकालना है तो क्या करोगे? ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक?
वहीं मैं कहती हूँ ग्रॉस निकालना है तो क्या करोगे, ग्रॉस निकालना है तो क्या करोगे, तो बच्चा नेट के अंदर डेप्रीशिएशन प्लस कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चैप्टर 4 में काम में आएगी। अगर नेट निकालना है तो क्या करोगे, ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को माइनस। वहीं अगर ग्रॉस निकालना है तो क्या करोगे, नेट में डेप्रीशिएशन को प्लस। तो देखो नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रीशिएशन को माइनस। वहीं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करा, नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रीशिएशन को प्लस। और कभी अगर डेप्रीशिएशन ही निकालने को आ जाए तो जो भी चीज दे रखी है उसका ग्रॉस ले लेना और उसमें से नेट माइनस कर देना। जैसे डेप्रीशिएशन निकालने के लिए क्या करा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखना। क्या करना है, नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन माइनस करो, ग्रॉस निकालने के लिए नेट में डेप्रीशिएशन प्लस करो, और अगर कोई डेप्रीशिएशन ही निकालने को आ जाए तब क्या करोगे, ग्रॉस में से नेट को माइनस कर दोगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। तो साथ साथ कॉपी करते जाओ, बहुत सारा है, बहुत सारी चीजें चैप्टर के अंदर है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। अब बच्चा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ से कंप्लीटली, बेटा ये नया टॉपिक है हमारे पास में, स्टॉक्स एंड फ्लोज। दोनों समझना बच्चा। अगर मैं कभी किसी क्वांटिटी को, किसी भी चीज को, किसी भी वेरिएबल को ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेजर करती हूँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं किसी चीज को मेजर करती हूँ तो उसे बोला जाता है स्टॉक। क्या कहते हैं, स्टॉक। बट अगर मैं किसी क्वांटिटी, किसी वेरिएबल को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करती हूँ तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लो। तो दोनों कंसेप्ट समझो। स्टॉक क्या है, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बच्चा अगर मैं किसी क्वांटिटी को मेजर कर रही हूँ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तब हम उसे क्या कहेंगे, स्टॉक। क्लियर है। वहीं फ्लो क्या है, फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड, मैं किसी क्वांटिटी को मेजर कर रही हूं ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब हम उसे क्या कहेंगे, फ्लो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं आज की डेट पे, मैं कहती हूं फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2022 को मेरे पास में, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपीज हैं। ठीक है, तो ये बच्चा मैंने बात करी है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपीज हैं। ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। वहीं मैं कहती हूँ मेरी मंथली इनकम 80,000 रुपीज है। तो बेटा ये मेरी मंथली इनकम है, मैं क्या कह रही हूँ 80,000 पर मंथ। इसके आगे एक टाइम डायमेंशन लग गया पर मंथ। तो ये क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मैं कहती हूँ मेरा पैकेज 10 लाख रुपीज का है पर एनम, पर एनम मतलब पूरे साल का। तो बच्चा आगे पर ईयर लग गया, पर एनम लग गया, तो वो क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। तो अगर हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कि इतने टाइम पर क्या है, तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वहीं अगर हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आगे ऐसे लिखा है पर मंथ, पर ईयर, पर वीक, तो वो क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब दोनों में डिफरेंस देखो। फर्स्ट डिफरेंस वही है, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वहीं फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड है मनी इन अ बैंक अकाउंट। मैं कहती हूँ भाई 1 अप्रैल 2022 को मेरे बैंक अकाउंट के अंदर इतना पैसा है, तो वो मेजर कर रही हूँ मैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मनी इन अ बैंक अकाउंट। सेकेंड है मैं कहती हूँ भाई मेरी सैलरी है ₹80,000 पर मंथ, आगे पर मंथ लग गया ना, टाइम डायमेंशन की बात हो रही है, वो क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। थर्ड है इट हैज नो टाइम डायमेंशन। बेटा इसके आगे टाइम डायमेंशन नहीं है, इस तरह से पर मंथ, पर ईयर, पर वीक नहीं लगा हुआ। वहीं फ्लो के अंदर क्या है हमारे पास में, इट हैज टाइम डायमेंशन। सैलरी बता रखी है 80,000 पर मंथ, आगे पर मंथ लग रहा है, आगे पर एनम लग रहा है, तो यहाँ पर क्या है, टाइम डायमेंशन है। क्लियर है ये चीज, स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे देंगे कि ये स्टॉक है या फ्लो है, या फिर इन दोनों में डिफरेंस बता दो, तो इसे भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अब बच्चा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। बच्चा देखो यहाँ से अब इस चैप्टर के एंड तक जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो सारे टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड है, मतलब एक चेन बनी हुई है, सारे आपको इकट्ठे पढ़ने, कॉन्सेप्ट की तरह से पढ़ना है। और यहाँ से बेटा आपके इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चा फर्स्ट है हमारे पास में 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द एक्सटर्नल सेक्टर। बच्चा हाउस होल्ड सेक्टर मतलब वो सेक्टर जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पर कंज्यूमर्स आ गए, तो इट इंक्लूड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आते हैं, गुड्स और सर्विसेज की कंज्यूमर्स आते हैं, हम लोग जो गुड्स और सर्विसेज को खरीद रहे हैं ताकि हम हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। क्लियर है। सेकेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर। बच्चा प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर सारे के सारे प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी।
इकोनॉमी, इसके अंदर सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आ जाती हैं, सारी फैक्ट्रीज आ जाती हैं, सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ जाती हैं जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं। क्लियर है? तो हाउस होल्ड सेक्टर तो क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वहीं प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है ताकि वो मनी अर्न कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। क्लियर है? थर्ड सेक्टर है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी एंड गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। बच्चा हमें पता है कि गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी का भी काम करती है। देखो आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है एक, जो उतना ज़्यादा अपने आप में उठा हुआ नहीं है, तो गवर्नमेंट उनके बेनिफिट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करती है, जैसे उनके लिए स्कूल्स खोलती है, उनके लिए कॉलेजेस खोलती है, उनको मेडिसिन फ्री में सप्लाई करती है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखती है, उन्हें फूड ग्रेन्स कम रेट्स पर अवेलेबल करवाती है राशन शॉप्स के थ्रू। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक वेलफेयर एजेंसी का काम करती है जो वीकर सेक्शन की भलाई के लिए काम कर रहा है। सेकेंडली गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर भी, आपने देखा होगा बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या है, एक वेलफेयर एजेंसी भी है और एक प्रोड्यूसर है। ये हो गया हमारा थर्ड सेक्टर। एंड फोर्थ सेक्टर इज द एक्सटर्नल सेक्टर। बच्चा द एक्सटर्नल सेक्टर को हम लोग बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। क्या कहते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। हमें पता है हमारी कंट्री के अलावा बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, एक्सटर्नल सराउंडिंग है, उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिनके साथ में हम चीज़ों का एक्सपोर्ट भी करते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। तो ये चार सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर जो गुड्स और सर्विसेज को यूज करे ताकि अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके। प्रोड्यूसर सेक्टर वो है जो गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर रहा है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। गवर्नमेंट सेक्टर एक वेलफेयर एजेंसी का भी काम करती है और एक प्रोड्यूसर भी है, और एक्सटर्नल सेक्टर के साथ में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। क्लियर है? अब बच्चा यहाँ से हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वहां पर हम लोग ये दो ही सेक्टर्स लेकर चलेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटर सेक्टोरल फ्लोस। बच्चा हम लोगों ने ये जो चारों सेक्टर्स देखे, इन सबसे एक दूसरे के पास में कोई ना कोई चीज जाती है, कोई ना कोई चीज आती है, इसी को बोला जाता है इंटर सेक्टोरल फ्लोस। क्या समझे? ये जो चारों सेक्टर्स हैं इनसे एक दूसरे के पास में कुछ ना कुछ जाता है, कुछ ना कुछ आता है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंटर सेक्टोरल फ्लोस। तो पहले मैं थोड़ा सा यही आप लोगों को बता देती हूँ। देखो एक तरफ ये मैंने ले लिया हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, और एक मैंने ये ले लिया प्रोड्यूसर सेक्टर। देखो प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, और हाउस होल्ड सेक्टर उन गुड्स और सर्विसेज को खरीद लेता है। तो यहाँ से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास में हाउस होल्ड सेक्टर क्या ले रहा है, गुड्स और सर्विसेज ले रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर के पास में क्या आ रहे हैं, ये गुड्स और सर्विसेज आ रहे हैं जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने बनाए हैं। क्लियर है? अब बच्चा प्रोड्यूसर सेक्टर को ये गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए कुछ चीजें यूज में आती हैं। आप सबको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए ये चार चीजें काम में आती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों चीजों को बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोड्यूसर सेक्टर के पास में ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां से आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से। हाँ जी, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड क्या कर सकता है, रेंट पर ले सकता है। हाउस होल्ड सेक्टर से ही एम्प्लॉयज आते हैं जो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास में काम करते हैं। भाई प्रोड्यूसर सेक्टर के पास में प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे बंदों की जरूरत पड़ती है, वो बंदे कहाँ से आ रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से आ रहे हैं। हाउस होल्ड सेक्टर से ही कोई प्रोड्यूसर सेक्टर के पास में बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल कहाँ से आती है, हाउस होल्ड सेक्टर से। यहीं से कोई बिजनेस के अंदर मेहनत करता है जो क्या बन जाता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करता है गुड्स और सर्विसेज का, वो किसके पास में जा रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर खरीद लेता है। वहीं प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर के पास में कहां से आ रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। अब पढ़ो, अब समझ में आएगा। The household sector depends on the producer sector for the supply of goods and services। जो household sector है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंडेंट है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए। जैसा मैंने बताया प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स और सर्विसेज बनाता है और हाउस होल्ड सेक्टर खरीदता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंडेंट है इन्हीं गुड्स और सर्विसेज के लिए। क्लियर है? सेकेंड, द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर। ये प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पर डिपेंडेंट है फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी मैंने बताया था प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, वो कहां से आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंडेंट है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पर डिपेंडेंट है फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। वहीं ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है ये हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों पर डिपेंडेंट है। किसके लिए? टैक्स रेवेन्यू के लिए एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए भी। भाई हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों गवर्नमेंट को क्या देंगे? टैक्स देंगे। क्लियर है? वहीं हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज लेते हैं, जैसे प्रॉपर्टी लैंड का रजिस्ट्रेशन करवाना, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीजें क्या है? गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू। इन सबसे भी गवर्नमेंट कमाई करती है। किससे? हाउस होल्ड सेक्टर से और प्रोड्यूसर सेक्टर से। तो गवर्नमेंट किस पे डिपेंडेंट है? हाउस होल्ड सेक्टर पर भी और प्रोड्यूसर सेक्टर पर भी, अपनी कमाई के लिए, टैक्स से होने वाली कमाई के लिए भी और नॉन टैक्स से होने वाली कमाई के लिए भी। क्लियर है? और लास्ट है प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड सेक्टर। ये दोनों सेक्टर्स हैं, ये गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज, गवर्नमेंट की बहुत सारी सेवाओं के लिए। क्लियर है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाती है, वही डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के देती है। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिनके लिए हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर किस पर डिपेंडेंट है? गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। क्लियर है यहां तक? अब बच्चा इंटरसेक्टोरल फ्लोज, अभी जो हम लोगों ने पीछे देखा उसी से हमारे पास में कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि दो तरह के इंटरसेक्टोरल फ्लोज होते हैं। पहला होता है रियल फ्लो, दूसरा होता है मनी फ्लो। देखो पहले मैं समझा देती हूँ। रियल फ्लो के अंदर फ्लो होगा किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, चीजों का फ्लो होगा। क्लियर है? रियल फ्लो के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका फ्लो होगा? चीजों का फ्लो होगा। वहीं मनी फ्लो, नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर किसका फ्लो होता है? मनी का फ्लो होता है। और हम लोग सिर्फ दो ही सेक्टर्स देखेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर हम लोग नहीं देख रहे। तो पहला है रियल फ्लोज। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है उस फ्लो को बोला जाता है रियल फ्लो। क्लियर है? रियल फ्लो के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका फ्लो आ रहा है? गुड्स और सर्विसेज का फ्लो। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर एंड फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर। बहुत ईजी है। ये है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, ये है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा और हाउस होल्ड सेक्टर उन गुड्स और सर्विसेज को खरीद लेगा। तो देखो एरो बना हुआ है, यहां से ये चीज यहां आ रही है। तो गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स ने गुड्स बनाए और किसे बेच दिए? हाउस होल्ड सेक्टर को। रियल फ्लो है क्योंकि गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। क्लियर है? वहीं प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ी? अभी मैंने पीछे बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, जिन्हें क्या बोला जाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो कौन देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को? हाउस होल्ड सेक्टर। देखो एरो देखो यहां से आ रहा है यहां पर। ठीक है? तो फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउस होल्ड। बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो सर्विस थी उसी को बोला जाता है फैक्टर सर्विस। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। मतलब लैंड प्रोवाइड करवा रहा है, लेबर यहां से आ रही है, कैपिटल यहां से आ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप यहां से आ रही है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा रियल फ्लो कंप्लीट। ठीक है? सेकंड है हमारे पास में मनी फ्लो। इसके अंदर सिर्फ मनी का फ्लो आएगा। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, सिर्फ मनी का फ्लो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर एंड फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर। ध्यान से समझना बच्चा। अभी हम लोगों ने देखा था प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स और सर्विसेज बेचता है या नहीं बेचता है? तो बेटा बदले में हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को इन गुड्स और सर्विसेज के लिए पेमेंट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो यहां पर देखो ये एरो इधर से इधर जा रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स और सर्विसेज खरीदता है, उसी के लिए हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। क्लियर है? अब नीचे देखो, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की। तो बेटा प्रोड्यूसर सेक्टर लैंड को क्या देगा? रेंट। लेबर को क्या देगा? सैलरी या वेजेस। कैपिटल पर क्या देगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या देगा? उसका प्रॉफिट। तो यहां पर प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है इन फैक्टर सर्विसेज के लिए, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। क्लियर है? तो ऊपर तो हमने एक्चुअल फ्लो दिखाया, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो दिखाया। नीचे हम लोगों ने क्या दिखाए? उन गुड्स और सर्विसेज के बदले जो पैसे का ट्रांसफर हुआ है, गुड्स और सर्विसेज के लिए यहां पर खर्चा हुआ, यहां पर फैक्टर सर्विसेज के लिए पेमेंट करी गई। तो ये था हमारा रियल फ्लो, ये था हमारा मनी फ्लो और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? यहां तक आती है बातें सारी समझ में? अब बच्चा नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का सर्कुलर फ्लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज of
production, income generation and expenditure involving different sectors of the economy, the producer sector and the households in particular। बच्चा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? एक अनएंडिंग फ्लो है, एक ऐसा फ्लो है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, जो किन किन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है? प्रोडक्शन की वजह से, इनकम जनरेशन की वजह से एंड एक्सपेंडिचर की वजह से। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक अनएंडिंग फ्लो है जिसमें तीन तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर, अलग अलग सेक्टर्स के थ्रू। स्पेशली यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब वो जो गुड्स और सर्विसेज बना रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर जो गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है। अब देखना है फ्लो किस तरह से चलता है। यहाँ पर मैंने दिखाया 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, किसने करा है प्रोडक्शन? प्रोड्यूसर ने। आई बात समझ में? जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो कहीं ना कहीं इनकम जनरेट होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है भाई। प्रोडक्शन हुआ तो वहां पर लैंड काम में आया था, लेबर काम में आई थी, ठीक है, कैपिटल काम में आई थी और एंटरप्रेन्योर काम में आया था, ठीक है। तो बेटा लैंड को क्या दिया होगा? रेंट दिया होगा। लेबर अपनी क्या ले गई होगी? सैलरी एंड वेजेस ले गई होगी। कैपिटल पर क्या मिला होगा? इंटरेस्ट मिला होगा। एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट ले गया होगा। बच्चा सबको ये चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी अपनी अपनी? तो कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर इनकम जनरेट हुई। तो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर काम में आए थे। प्रोडक्शन से जितनी भी कमाई हुई वो इन सब के बीच में बट गई, तो कंट्री के अंदर इनकम जनरेट हुई। आई बात समझ में? अब इनकम जनरेट हुई तो ये बंदा अपनी इनकम को खर्च करेगा या नहीं करेगा? तो इनकम जनरेट हुई तो डेफिनेटली कंट्री के अंदर एक्सपेंडिचर होगा। भाई अगर आपकी जेब के अंदर आज 500 रुपए हैं तो इन्हें खर्च करोगे या नहीं करोगे? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करोगे, तो कंट्री के अंदर एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर हुआ, खर्चा हुआ, मतलब अब लोग डिमांड कर रहे हैं, भाई चीजें बना के दो, हमारे पास में पैसा है, हम तो खर्चा करेंगे। डिमांड होगी, दोबारा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम जनरेट होगी, फिर इनकम जनरेट होगी, फिर खर्चा होगा, फिर डिमांड होगी, प्रोडक्शन होगा। तो ये जो साइकिल है ये चलता ही रहता है। इस साइकिल में कौन कौन सी 3 चीजें आई? प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। क्लियर है यहां तक? अब बच्चा 1 बाय 1 तीनों फेजेस को देखते हैं। सबसे फर्स्ट फेज क्या था हमारा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रेफर्स टू वैल्यू एडिशन। भाई वुड लेकर आए, इस वुड को चेयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो इस वुड के अंदर कोई वैल्यू एडिशन हुआ या नहीं हुआ? इसीलिए प्रोडक्शन को वैल्यू एडिशन बोला जाता है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। किससे खरीदता है? हाउस होल्ड सेक्टर से, जो कि क्या है? इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स हैं, और फिर प्रोडक्शन करता है। क्लियर है? फिर अभी मैंने आपको बताया था, लैंड को दे देता है रेंट, लेबर को दे देता है सैलरी एंड वेजेस, कैपिटल को देता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को देता है उसका प्रॉफिट। क्लियर है? तो कंट्री के अंदर फिर से क्या होती है? इनकम जनरेट होती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर से क्या आते हैं ना सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड सेक्टर गेट्स फैक्टर पेमेंट, फिर प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करता है। जैसे लैंड को रेंट दिया, सैलरी वेजेस दे दी, किसे? एम्प्लॉइज को, कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया, एंटरप्रेन्योर ने अपना प्रॉफिट लिया। तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन की वजह से क्या हो रही है? इनकम जनरेट हो रही है। फैक्टर इनकम इसे बोला जाता है। इस इनकम को क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। और इसी की वजह से, इनकम आने की वजह से जनरेटेड इनकम को लोग खर्च करना चाहते हैं गुड्स और सर्विसेज पर। कंजम्पशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, और कंट्री के अंदर फिर से डिमांड जनरेट होती है, फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो ये साइकिल हमेशा चलता ही जाता है। इसीलिए कहते हैं जितना प्रोडक्शन हुआ उतनी की उतनी इनकम जनरेट होती है, उतना को उतना लोग खर्च कर देते हैं, और इसी को बोला जाता है ट्रिपल आइडेंटिटी। क्या कहते हैं इसे हम? ट्रिपल आइडेंटिटी। कि प्रोड्यूसर ने कोई ना कोई चीज का प्रोडक्शन करा, प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप काम में आए थे, उन्हें उनकी पेमेंट करी जाती है, जिसे बोला जाता है फैक्टर इनकम। तो कहीं ना कहीं क्या हुई? इनकम जनरेट हुई। वो इनकम दोबारा से खर्च होगी तो कंट्री के अंदर एक्सपेंडिचर हुआ। एक्सपेंडिचर हो रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं, दोबारा प्रोडक्शन होगा। तो ये साइकिल हमेशा चलती जाती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिपल आइडेंटिटी। प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कोई डाउट यहां तक? अब बच्चा ये है हमारा लास्ट टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर किस तरह से फ्लोज होते हैं। तो बच्चा ये है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, ये है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। देखो प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट थी? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, जिन्हें बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो उसके पास से कहां से आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज।
सर्विसेज, मतलब लैंड की सुविधा, लेबर आ रही है, कैपिटल आ रही है और एंटरप्रेन्योरशिप, ये हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास में जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? फैक्टर सर्विसेज। ये क्या है? एक रियल फ्लो है, क्योंकि यहाँ पर पैसे का फ्लो नहीं हो रहा है, सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को बोला जाता है रियल फ्लो। क्लियर है? उसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा? पेमेंट देगा। लैंड को क्या देगा? रेंट देगा। लेबर को सैलरी और वेजेस, कैपिटल जिसने लगाई है उसे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट दे देगा। तो प्रोड्यूसर सेक्टर बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करेगा? फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट करेगा। यहां पर पैसा ट्रांसफर हो रहा है, इस तरह के फ्लो को बोला जाता है मनी फ्लो। क्लियर है? अब थर्ड देखो, यहां पर प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स और सर्विसेज बनाएगा और किसे बेचेगा? हाउस होल्ड सेक्टर को। तो देखो गुड्स और सर्विसेज फ्लो का फ्लो हो रहा है यहां से यहां, हाउस होल्ड सेक्टर के पास में आ गए, तो यहां पर फ्लो गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है, इसे बोलेंगे हम रियल फ्लो। बच्चा गुड्स और सर्विसेज खरीदे हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करेगा या नहीं करेगा? तो अब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करता है, इस पेमेंट को बोला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां पर पैसों की बात हो रही है, इसे हम कहते हैं मनी फ्लो। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा वही था, रियल फ्लोज और मनी फ्लोज वाला। यहां पर मैंने इसे सर्कुलर फ्लो मॉडल में भी आपको समझा दिया। तो अगर अलग से क्वेश्चन आता है सर्कुलर फ्लो मॉडल का, तो ये पूरा आपको चार्ट बनाना है, ये चारों चीजें दिखानी है, जिसमें 2 रियल फ्लोज हैं, 2 मनी फ्लोज हैं। इसके अजम्पशंस क्या है? हम लोगों ने यहाँ पर माना है कि इकोनॉमी के अंदर से 2 ही सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। देखो हाउस होल्ड सेक्टर है और एक प्रोड्यूसर सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स देयर इंटायर इनकम सो दैट देयर आर नो सेविंग्स। हम ये मान के चल रहे हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो अपनी एंटायर इनकम, पूरी की पूरी इनकम को स्पेंड कर रहा है, पूरी की पूरी इनकम को खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की, किसी तरह की कोई सेविंग्स नहीं है। देयर इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, हमने माना है कि इकोनॉमी क्लोज्ड है। वो जो फोर्थ सेक्टर था ना हमारा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सटर्नल सेक्टर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। एंड फोर्थ इज देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर, जो थर्ड सेक्टर था हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, वो भी हमने माना है कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही सेक्टर्स लिए, फर्स्ट सेक्टर ले लिया हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड सेक्टर ले लिया प्रोड्यूसर सेक्टर। तो क्या अजम्पशंस थे? कि सिर्फ 2 ही सेक्टर्स हमने लिए हैं। हाउस होल्ड सेक्टर कुछ भी सेव नहीं कर रहा, पूरी की पूरी इनकम को खर्च कर रहा है। क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करता और गवर्नमेंट सेक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब नेक्स्ट है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है बेटा? इस सर्कुलर फ्लो मॉडल को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? इसी की हेल्प से हमें पता चलता है कंट्री की नेशनल इनकम क्या है। ये जितनी भी फैक्टर सर्विसेज के बदले पेमेंट हो रही है ना, ये फैक्टर पेमेंट, इस फैक्टर पेमेंट को ही हम कहते हैं नेशनल इनकम। क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम हम ये फैक्टर पेमेंट्स देखते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को कितना मिला है। क्लियर है? और इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंडेंट है, कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पर गुड्स और सर्विसेज के लिए डिपेंडेंट है और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पर इन सेवाओं के लिए डिपेंडेंट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डिपेंडेंट है। तो इससे हमें इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस का पता चलता है। क्लियर है? तो बच्चा आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने हमारी यूनिट 1 का चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हमारा थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।